हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में उच्च शिक्षा प्रणाली से यानी कि हायर एजुकेशन से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको एक पार्ट 1 प्रोवाइड किया था उच्च शिक्षा प्रणाली वाले यूनिट से, जिसमें हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए थे जो कि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे गए थे और उन सारे क्वेश्चन को मैंने डिटेल में भी समझाने का प्रयास किया। तो उसी प्रकार से आज की इस वीडियो को हम कवर करेंगे और इसके साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप हो सके तो इन सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करें। इससे आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन का आंसर बता के आपको छोड़ दूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बिंदु हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उसको मैं आपको बताऊं। इसके साथ ही साथ मैं सारे विकल्प नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन को पढ़ूंगा और उसके बाद से मैं राइट आंसर बताऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि मुझे कई सारे कमेंट आए थे कि सर देखिए, अगर आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे तो इससे वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट होगा, जिससे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो सही सजेशन था, तो उसी को मैं फॉलो करूंगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है आप सभी से कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको इग्नू के नाम से भी जाना जाता है, इसका शॉर्ट नेम है विश्वविद्यालय इग्नू के बारे में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है। यानी कि यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताने कि इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। पहला और दूसरा स्टेटमेंट्स आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये कैसे सही है। तो देखिए, पहला इसलिए सही है कि यह एक स्वायत्ता शासी संगठन है, यानी कि ये यूनिवर्सिटी खुद से जो है डिसीजन लेती है। हर सारी कुछ भी जो भी करना हो, एग्जाम कंडक्ट कराना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, तो ये आपका क्या है, स्वायत्ता शासी, यानी कि स्वयं से निर्णय लेती है। इसमें किसी सरकार का या गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए आपका ये राइट हो जाएगा। देखिए, दूसरा कैसे सही हो जाए, यह मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के संवर्धन के लिए समर्पित है। जैसे कि आपको पता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और बेसिकली ये दूरस्थ इलाकों में जो है शिक्षा को पहुंचाने का बहुत ही अच्छा माध्यम है और इस यूनिवर्सिटी से जो है दूरस्थ जो इलाके हैं वहां पर भी शिक्षा जो है प्रदान की जाती है। वहां पर भी लोग जो है उन क्षेत्रों से यूनिवर्सिटी के द्वारा अनेक कोर्सों में इनरोल होके उस कोर्स को कंप्लीट करते हैं और जहां पे सेंटर होता है वहां पे एग्जाम देके वो किसी डिग्री को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां पर ये भी सही हो जाएगा। ये दूरस्थ शिक्षा प्रणाली संवर्धन के लिए पूरी तरीके से इग्नू आपका समर्पित है, यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। अब बात कर लेंगे कि तीसरा ऑप्शन कैसे हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए, तीसरे ऑप्शन में दिया गया कि यह राज्यों के मुक्त विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन और प्रत्ययन करता है। ये पूरी तरीके से गलत है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो राज्य के जितने भी मुक्त विश्वविद्यालय हैं उनका मूल्यांकन और प्रत्ययन नहीं करता है। ठीक है, तो ये इनके अपने ही काम इतना ज़्यादा है कि ये सारे विश्वविद्यालयों का, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय हैं उनका ये नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे चौथा जो दिया गया कि भारत में मुक्त और दूरस्थ अधिगम प्रणाली और भारत के बाहर के इसके अध्ययन केंद्र इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो देखिए, ये भी गलत है पूरी तरीके से। अब कैसे ये गलत है मैं बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे बताया कि भारत में मुक्त और दूरस्थ अधिगम प्रणाली और भारत के बाहर के इसके अध्ययन केंद्र इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। नहीं आते हैं। कैसे नहीं आते हैं? तो देखिए, भारत के अंदर बहुत सारे जो है डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली यूनिवर्सिटी हैं, राजश्री टंडन है, तो ये सभी इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। वो अपने हिसाब से सारी यूनिवर्सिटियाँ चलती हैं। इसके अधिकार क्षेत्र में जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जो भी सेंटर होंगे अलग अलग जहाँ पे ब्रांचेस, तो वो इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। बाकी जितने भी अलग अलग स्टेट में जो है मुक्त विश्वविद्यालय होंगे वो इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, राष्ट्रीय। जबकि यहाँ पर यही बताया गया कि भारत में मुक्त और दूरस्थ अधिगम प्रणाली और भारत के बाहर इसके अध्ययन केंद्र इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं आते हैं। इसके सेंटर या अलग अलग ब्रांचेस आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि भारत के अंदर, तो भारत के अंदर जितने भी मुक्त विश्वविद्यालय हैं ये इसके अंडर में नहीं आते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, इग्नू की जो है स्थापना भारतीय संसदीय अधिनियम के द्वारा सितंबर 1985 में जो है किया गया था। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, कब
1985 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? भारतीय संसदीय अधिनियम के द्वारा। कब? सितंबर 1985। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। अब इसके आगे एक आध पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। जैसे इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में है, ये भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में आपका इसका मुख्यालय है, ये भी आपको याद कर लेना है। अब आगे बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और इसके साथ साथ भारत और अन्य 33 देशों के लगभग 40 लाख विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं। कितने? 40 लाख। थोड़ा सा नहीं, ये अमाउंट है, बहुत ज़्यादा है। 40 लाख विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं। कब स्थापना हुई थी? सितंबर 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कितने विद्यार्थी इसमें अध्ययन करते हैं? 40 लाख के आसपास। और कितने देशों के? लगभग 33 देशों के यहाँ पे 40 लाख विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया, जो भी डिटेल मैंने बताया और क्वेश्चन को समझाया वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में राज्यों के विश्वविद्यालयों की राज्य शिक्षा प्रणाली में नेतृत्वात्मक और कार्यपालक भूमिका किसे दी गई है या किसे दी जाती है? इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए, आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, लेकिन इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो विश्वविद्यालय के कुलपति को जो है इसकी भूमिका दी जाती है, यानी ये पूरी तरीके से पूरे विश्वविद्यालय को कंट्रोल करता है, उसका नेतृत्व करता है, उसके सारे कार्यों को देखता है। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि भारत में राज्यों के विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा प्रणाली में नेतृत्वात्मक यानी उसका नेतृत्व करना और कार्यपालक यानी कि वहाँ पे जितने भी कार्य होते हैं उनका कार्यों को कराना, ये किसका काम होता है? विश्वविद्यालय के कुलपति का। यानी कि पूरी तरीके से विश्वविद्यालय को कंट्रोल में रखना, उसको लीड करना, ये सारा काम कौन करता है? कुलपति करता है। कहाँ? विश्वविद्यालय का। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के लिए औपचारिक प्राधिकारी कौन सा है? इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। देखिए, इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्या परिषद। लेकिन इसका पूरा नाम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो इसका पूरा नाम है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रमों के अनुमोदन। देखिए, अनुमोदन का मतलब समर्थन भी होता है, अंग्रेजी में इसको अप्रूवल भी बोला जाता है। तो विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रमों के अनुमोदन, समर्थन या अप्रूवल के लिए औपचारिक प्राधिकारी जो है कौन होता है? यानी कि जो भी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में लागू होने होते हैं उसके लिए औपचारिक प्राधिकारी इन चारों विकल्पों में से कौन है? यानी उसको देखता है क्या वो सही पाठ्यक्रम है, क्या उसको लागू किया जाना चाहिए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर मैंने बताया था ऑप्शन नंबर ए विद्या परिषद, यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। तो अब थोड़ा सा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में जान लेते हैं। तो पहले तो जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। 1949 में 9 जुलाई को, ये भी याद कर लीजिए, कभी पूरा डेट पूछ लेता है तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। 9 जुलाई 1949 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं ये किस प्रकार का संगठन है। तो ये छात्रों का संगठन है, ये याद रहना चाहिए। किस प्रकार का संगठन है? ये छात्रों का संगठन है। और इसका जो मूल उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर पूछा जाए कि संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको याद रहना चाहिए इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्र का पुनर्निर्माण। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्र का पुनर्निर्माण। अगर मुख्यालय की हम बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है आपका मुंबई में है। और इसके साथ ही साथ इसका पूरा सेवा जो क्षेत्र है, यानी कार्य क्षेत्र कह लीजिए, तो पूरा भारत है। और इसकी आधिकारिक भाषा के बारे में बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी इसकी आधिकारिक भाषा है। अगर वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बात करें तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर छगन भाई पटेल, इनका नाम है छगन भाई पटेल, जो है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये भी याद कर लीजिएगा यहाँ पे, छगन भाई पटेल। और राष्ट्रीय संगठन की महामंत्री कौन है? राष्ट्रीय संगठन की जो है महामंत्री, यहाँ पे महामंत्री कौन है? तो ये हैं आपके
आशीष चौहान, सॉरी, राष्ट्रीय महासंगठन के जो महामंत्री हैं वो है आशीष चौहान, ये भी याद कर लीजिएगा, आशीष चौहान इनका नाम है पूरा। इतना डीप में नहीं जाएगा, लेकिन मैं सारा कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय महामंत्री आपकी निधि त्रिपाठी हैं, ये भी याद रखिएगा। कौन है? निधि त्रिपाठी। कौन? राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी। आई होप कि ये याद हो गया। अब फिर से एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1949 में। किसकी? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। और ये किस प्रकार का संगठन है? तो छात्रों का संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्र का पुनः निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्यालय मैंने आपको बता दिया मुंबई में है, और इसका सेवा क्षेत्र पूरे भारत में है, यानी कार्य क्षेत्र। आधिकारिक भाषा मैंने बताई हिंदी भाषा, दोनों का ये इस्तेमाल करते हैं लोग। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर छगन भाई पटेल इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय महामंत्री कौन है? निधि त्रिपाठी, अभी मैंने बताया। और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आशीष चौहान। और इसका मुख्य अंग कह लीजिए कौन है? तो आप जैसे छात्र, यानी कि राष्ट्रीय छात्र शक्ति जो है इसके प्रमुख अंग हैं। आई होप कि ये सारे डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में। तो आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विद्यालय विश्वविद्यालय कार्यक्रमों के माध्यम से मानवीय मूल्यों के संवर्धन के लिए निम्नांकित में से कौन सी नेतृत्व शैली सर्वाधिक उपयुक्त होगी? आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि विद्यालय विश्वविद्यालय कार्यक्रमों के माध्यम से मानवीय मूल्यों के संवर्धन के लिए इन चारों विकल्पों में से नेतृत्व शैली सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी होगी? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभाग आधारित नेतृत्व शैली जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए विश्वविद्यालय या विद्यालय कार्यक्रमों के माध्यम से मानवीय मूल्यों के संवर्धन के लिए प्रतिभाग आधारित नेतृत्व शैली जो है सर्वाधिक उपयुक्त होती है। देखिए इस शैली में सभी छात्र प्रतिभाग करते हैं, अर्थात वे स्वयं देखते हैं कि किस प्रकार सभी लोग तय मानकों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, और यही मानक समाज में स्वीकृत है, अर्थात यह मूल्य है और हमें भी इनका अनुकरण करना चाहिएगा। ये पूरी तरीके से बात की जा रही है प्रतिभाग आधारित नेतृत्व शैली के अंतर्गत। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि 55% अंकों वाला एक स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छात्र पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिए शोध करना चाहता है, इसके लिए औपचारिक आवश्यकताएं क्या होगी? तो देखिए क्वेश्चन में साफ साफ यह पूछा जा रहा है कि एक 55% अंकों के द्वारा पास होने वाला जो स्नातकोत्तर विद्यार्थी है वो पीएचडी करना चाहता है, यानी रिसर्च करना चाहता है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट आवश्यक है? इन सभी विकल्पों के हिसाब से ही बताना है। तो इन विकल्पों में से आपको यहाँ नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, पहले में देखिए बताया गया कि पहले क्या रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप स्नातकोत्तर उत्तीर्ण है, यानी कि आपने पीजी कंप्लीट किया है और पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन सभी विकल्पों में से क्या रिक्वायरमेंट आपकी होगी? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बताया गया कि किसी विश्वविद्यालय की नामांकन परीक्षा में बैठना, यानी कि जब आप पीजी के बाद पीएचडी करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी के द्वारा पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। जब आप उस एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं तब जाके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में कई सारे काम करने होते हैं, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए यहाँ पे पहला आपका सही हो गया कि किसी विश्वविद्यालय में नामांकन परीक्षा में बैठना होगा, यानी पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें बैठना होगा। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा, यानी कि नामांकन है उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा? आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जब फिर आवेदन का मतलब वही पीएचडी के लिए फॉर्म भरना होगा। जब क्वालिफाई होंगे तो उसके लिए इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 5वां हमारा सही हो जाएगा स्टेटमेंट, शोध के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। तो यहाँ पे आगे पीछे सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन मैं क्लियरली आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको अगर पीजी के बाद सीधे आप जो है पीएचडी करना चाहते हैं, नेट क्वालिफाई नहीं है,
तो आपको सीधे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर पीएचडी फॉर्म निकलता है तो उसे अप्लाई करना होगा। जब उसमें आप क्वालिफाई करते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद से ही जाके आपके जो है रजिस्ट्रेशन होगा, नामांकन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रिटेन एग्जाम क्वालिफाई करना है, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू के दौरान ही आपको शोध के लिए जो है प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है, यानी कि रिसर्च प्रपोजल, जिसको सिनॉप्सिस कहते हैं। तो याद करिएगा कि ये 4-5 पेज का रिसर्च प्रपोजल होता है, यानी उसमें आप रिसर्च से रिलेटेड क्या रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, अपने सारे पॉइंट जो है उसमें रिसर्च से रिलेटेड मेंशन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपसे जो है एक्सपर्ट पूछेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कि यहाँ पे आप रिसर्च क्यों करना चाहते हैं। तो रिसर्च से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 8वां आपका सही हो जाएगा, विश्वविद्यालय के संगत निकाय द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित करना, यानी कि विश्वविद्यालय के संगत जो निकाय द्वारा जो है आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसको अनुमोदित करना। यहाँ पे आपका 8वां नंबर सही हो जाएगा। फिर 9 नंबर में है अनिवार्य पाठ्यक्रम में भाग लेना, यानी कि जब आपका रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है कि नहीं ठीक है इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो उसके बाद से जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पीएचडी में नामांकन हो जाएगा। उसके बाद से कोर्स वर्क होता है, उस कोर्स वर्क को आपको कंप्लीट करना होगा रिसर्च से रिलेटेड। फिर उसके बाद से एग्जाम होगा, जब एग्जाम क्लियर होगा तब आगे आपका रिसर्च स्टार्ट होगा। तो ये सारा प्रोसेस है पीएचडी करने के लिए या रिसर्च करने के लिए। अगर आप नेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो इसके बाद से आपको रिटन एग्जाम में बैठना नहीं होता है पीएचडी के, डायरेक्ट आप फॉर्म भरना होगा, लेकिन डायरेक्ट आप इंटरव्यू देंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी का फॉर्म निकलता है, अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो उसके बाद से जो है आपको सीधे इंटरव्यू में बैठना होगा, लेकिन फॉर्म पहले पीएचडी का फिल करना होगा। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो उसके बाद से तो आप जब पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, यानी कि इंटरव्यू में बैठना होगा, लेकिन इंटरव्यू क्लियर होने के बाद रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपकी जेआरएफ की जो फेलोशिप है, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, वो चालू हो जाएगी और आपको एक न्यूनतम जो इसका स्कॉलरशिप की जो है पेमेंट आपको आने लगेंगी, 30,000 से ऊपर हो या 35,000 के आसपास ये आपको पेमेंट आने लगेगी। तो ये पूरे आपको जब तक 4 साल तक आप रिसर्च करेंगे तब तक ये आपको ये फेलोशिप मिलती रहेगी। तो आई होप कि यहाँ पे पीएचडी से रिलेटेड कुछ जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में स्थापित पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा अगर आपको आंसर पता है, लेकिन इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय जो है आपका वो भारत में स्थापित सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय है। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे हैदराबाद आगे मेंशन है क्योंकि ये हैदराबाद में स्थापित किया गया था। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो मैंने पहले बताया कि भारत में सबसे पहले स्थापित मुक्त विश्वविद्यालय आपका कौन सा है, भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। अगर इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना अगस्त 1982 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो डेट इंपॉर्टेंट है तो इसको याद कर लीजिएगा। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, अगस्त 1982 में। ये क्या है आपका मुक्त विश्वविद्यालय है। अब आगे अगर इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताऊं तो इसकी जो है स्थापना तो मैंने बताई दी कि 1982 में हुई थी अगस्त में, और यह आंध्र प्रदेश में जो है इसकी स्थापना हुई थी, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, हैदराबाद। यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी किसके द्वारा, जी राम रेड्डी द्वारा। किसके द्वारा, यहाँ पे नाम मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लीजिएगा, जी राम रेड्डी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब, अगस्त 1982 में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, यहाँ पे हैदराबाद शहर में। कहाँ पे, हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है, आपको याद कर लेना है। और ये क्या है, मुक्त विश्वविद्यालय है। और इसके बारे में बात कर लें कि इसका उद्देश्य क्या है। तो जो मुक्त विश्वविद्यालय होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, तो दूरस्थ शिक्षा जो है इनका मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कि दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा को पहुंचाना ही इनका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है मुक्त विश्वविद्यालय का। यानी कि डिस्टेंस जो लर्निंग यूनिवर्सिटियां होती हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, जो दूर के इलाके होते हैं वहां पर शिक्षा पहुंचाना। और ये भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उसको भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आता है, लगता है कि कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7।
देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 1948 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की पुनः संरचना के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया था। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है और ये क्वेश्चन एनटीए नीट दिसंबर 2018 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा इनकी अध्यक्षता में जो है यहाँ पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया था। आपको इसे याद कर लेना है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत पश्चात भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए और उन सुधारों और विस्तारों का सुझाव देने के लिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो है स्थापना की गई थी। इन्हीं की अध्यक्षता में, किसके, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है बनाया गया था। कब? 1948 में। इसको याद कर लेना है। डेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तो डेट को भी आपको याद कर लेना है। 1948 में जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है स्थापित किया गया था या बनाया गया था। आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने बताए और तीनों क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों को निम्नांकित में से किस श्रेणी में रखा जाता है। उसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसके नीचे कोड दिया गया है। सही आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार अच्छे तरीके से समझा देता हूँ ताकि आपको आंसर देने में आसानी हो। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के जो संस्थान होते हैं उसके संदर्भ में यहाँ पे कई सारे आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और कैटेगरी वाइज इसको लगाना है आपको। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय होते हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करता है। ये पूरी तरीके से सरकारी विश्वविद्यालय होता है, गवर्नमेंटेड, इसको आपको याद रख लेना है। फिर राज्य विश्वविद्यालय जिसको स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ये राज्यों के द्वारा राज्यों के अधीन आता है। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पे निजी विश्वविद्यालय होता है जिसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहा जाता है और इसका संचालन निजी हाथों में होता है, यानी निजी व्यक्ति के हाथों में होता है इसका संचालन। और यहाँ पे चौथा दिया गया मानित विश्वविद्यालय, ये जो है अर्ध सरकारी कह सकते हैं इस तरीके से। तो ये होता है आपका मानित विश्वविद्यालय। फिर आपका यहाँ पे चौथा आपका, तो यहाँ पे आपका चौथा जो विकल्प था ये मानित विश्वविद्यालय, ये आपका राइट है। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक इसको कहा। पहला है केंद्रीय विश्वविद्यालय, दूसरा है राज्य विश्वविद्यालय, तीसरा है निजी विश्वविद्यालय और चौथा है मानित विश्वविद्यालय। तो देखिए मानित विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। तो भारत में उन उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय या सम विश्वविद्यालय कहते हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रकार जो है मान्यता दी जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? मानित विश्वविद्यालय कहते हैं। उसे आपको याद कर लेना है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या था? राइट आंसर। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों को इन सभी स्टेटमेंट्स में से किस श्रेणी में रखा जाता है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फिर उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी है, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं, फिर उसके बाद से चौथा होता है मानित विश्वविद्यालय होते हैं या मानद विश्वविद्यालय। तो हम ज़्यादातर पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी जानते हैं, दूसरा स्टेट यूनिवर्सिटी, तीसरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो सबकी प्रेफरेंस पहले होती है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए हमें, फिर दूसरा आता है स्टेट यूनिवर्सिटी। फिर अगर इन दोनों में से अगर नहीं बात बनती है तब जाके तीसरे नंबर पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ बच्चे जाते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको। अगर कोई डाउट होगा क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ई पाठशाला किसकी पहल है। आई होप कि बहुत लोगों को पता होगा कि ई पाठशाला क्या है। तो ई पाठशाला एक एजुकेशनल जो है ऐप है या पोर्टल है, इसके बारे में मैं डिटेल में अभी बताऊंगा। लेकिन अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जो है अपना ज़रूर दें। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एनसीईआरटी। ई पाठशाला किसकी पहल है, यानी किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो एनसीईआरटी के द्वारा। इसको आपको याद कर लेना है। अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है,
का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है। अगर फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप यही फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब और आगे इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखिए, ई पाठशाला CIET और NCERT द्वारा विकसित एक पोर्टल या एप्लीकेशन है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय CIET और NCERT द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था और इसको नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? नवंबर 2015 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। इसको आपको याद कर लेना है। और इसमें मैंने NCERT का फुल फॉर्म बताया, एक नाम और आया था आपका CIET। अब CIET का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? CIET और NCERT के द्वारा। तो NCERT का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और CIET का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी आपको याद कर लेना है। आई होप कि NCERT से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है और इससे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए वो आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रामीण संस्था प्राधिकरण परिषद कहाँ पर स्थित है? आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। अगर आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में स्थित है। ग्रामीण संस्था प्राधिकरण परिषद कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। ये तो पता चल गया कि हैदराबाद में यह स्थित है। कब स्थापित इसको किया गया था? तो 1995 में। ये भी डेट आपको याद कर लेना है। और इस ग्रामीण संस्था प्राधिकरण परिषद को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य है उन्नत भारत के लिए उत्कृष्ट ग्राम स्थापित करना, यानी जो गांव वाले क्षेत्र होते हैं उसको बेहतर बनाना, वहाँ पे अच्छा एजुकेशन का माहौल डेवलप करना, एजुकेशन के लिए स्कूल्स खोलना, हॉस्पिटल खोलना, सड़कें अच्छी हो। तो उत्कृष्ट ग्राम बनाने का जो है उद्देश्य किसका है? ग्रामीण संस्था प्राधिकरण परिषद का है। ये कहाँ पर ये परिषद है आपका? हैदराबाद में। कब स्थापित किया गया था? 1995 में हैदराबाद में। और इसका उद्देश्य मैंने आपको बताया कि भारत के लिए उत्कृष्ट ग्राम को जो है स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि इंजीनियरिंग प्रत्ययन निकायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय करार वाशिंगटन समझौते में भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं उसको बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NBA। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये NBA होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर भारत के शिक्षण संस्थानों और उनमें पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम प्रोग्राम को मान्यता प्रदान करने के लिए NAAC और इसके साथ साथ यहाँ पे NBA का जो है गठन किया गया। अब इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। अब ये कैसे पाठ्यक्रम है? तो ये सभी इंजीनियरिंग से रिलेटेड पाठ्यक्रम है या टेक्नोलॉजी से। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैं NBA के बारे में बात कर रहा था, तो NBA के बारे में पहले समझ लेते हैं NBA आखिर है क्या। तो देखिए, NBA की स्थापना किसके द्वारा की गई है? AICTE के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई है। अब AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है, A का मतलब होता है ऑल और I का मतलब इंडिया काउंसिल ऑफ, यहाँ पे काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा AICTE का। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1994 में की गई थी, लेकिन 2010 के बाद NBA को स्वतंत्र निकाय बॉडी बना दिया गया, यानी स्वतंत्र कर दिया गया NBA को। यहाँ पे आपको इसे याद कर लेना है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी NBA का। अब आगे और भी कुछ इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो अब जान लेते हैं कि NBA का फुल फॉर्म क्या होता है। आप तो ये समझ लीजिए, समझ लिया आपने कि NBA की स्थापना कैसे हुई। तो अब NBA का फुल फॉर्म क्या है? तो NBA का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपको याद कर लेना है।
और यहाँ पर एनबीए के बारे में और बात करते हैं कि एनबीए जो है मुख्यतः डिप्लोमा स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाए जा रहे टेक्निकल प्रोग्रामों की गुणवत्ता क्षमता का आकलन करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। किसको? एनबीए को। मैंने बताया ना अभी शुरू में कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये संस्था है यहाँ पे। तो ये क्या करती है, जो टेक्निकल संस्थान होते हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, तो वहाँ पर जो भी प्रोग्राम चलते हैं उनकी गुणवत्ता क्षमता का आकलन ये करती है एनबीए, आपको याद रखना है। और एनबीए का फुल फॉर्म भी मैंने आपको डिटेल में बताया कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है एक्रीडिटेशन। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया कि एनबीए का फुल फॉर्म क्या है और इसका काम क्या है। अब इसके बारे में आगे और भी जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो देखिए यहाँ पर एनबीए जो है, जो भी टेक्निकल कॉलेज होते हैं वहाँ के कैंपस में क्या कुछ फैसिलिटी है, उस टेक्निकल कोर्स से रिलेटेड उसको ये पूरी तरीके से जांच करती है, उसको सुनिश्चित करती है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसा कि नहीं, जो कोर्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। तो ये सारा कुछ जांच और आकलन करने का काम कौन करती है? एनबीए। और ये किस में करती है? टेक्निकल जितने भी कोर्स होते हैं उसमें। आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको कि एनबीए क्या है। तो यहाँ पर सारा डिटेल मैंने आपको क्लियरली तरीके से बताया। तो आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। इसको भी देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि डॉक्टर ए.एल. मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1952 में ये डेट आपको याद रखना है। तो इससे जुड़े कुछ डिटेल्स के बारे में भी आपको याद रख लेना है, जिसे मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो देखिए भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। कब की थी? 23 सितंबर। आप इसको याद रख लीजिएगा, 23 सितंबर 1952 को किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी 23 सितंबर 1952 में। इतना आपको याद हो गया। अब बात कर लेते हैं इसमें कि उन्हीं के नाम पे जो है इस आयोग का यहाँ पर नाम पड़ गया क्या? मुदालियर आयोग। ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का नाम किनके नाम पर? मुदालियर आयोग पड़ गया। तो इन्हीं के नाम पे, डॉक्टर ए.एल. मुदालियर के नाम पर ही माध्यमिक शिक्षा आयोग का नाम मुदालियर आयोग कहा जाने लगा। आयोग ने जो है पाठ्यचर्या में विविधता लाने के लिए एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की थी। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ डिटेल जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड बता दिए। आई होप कि आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पाठ्यचर्या कार्यक्रम 10+2, 2+3 शैक्षणिक संरचना को सामान्य कोर के रूप में परिकल्पित किया था? तो आपको इन चारों विकल्पों में से अगर सही आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो देखिए अब यहाँ पे आपको याद कर लेना है, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इन चारों विकल्पों में से किसने पाठ्यचर्या कार्यक्रम 10+2, 2+3 शैक्षणिक संरचना को सामान्य कोर के रूप में परिकल्पित किया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, रिपीटेटिव ये क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद कर लेना है। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने पाठ्यचर्या में जो है 10+2, 2+3 शैक्षणिक संरचना को सामान्य के रूप में परिकल्पित किया, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब हमें ये समझ लेना है कि ये 10+2, 2+3 का मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पे 10 का मतलब है 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा, यानी 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा यहाँ पे इससे संबंधित है। 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा। और दूसरे 2 का क्या मतलब है, इसको भी आपको समझ लेना है। दूसरे 2 का मतलब है यहाँ पे +2 का 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष की उच्च माध्यमिक शिक्षा। यहाँ पे 10 के बाद जो आप 12th करते हैं, 11, 12, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 2 वर्ष की
उच्च माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा। फिर उसके बाद यहाँ पे +3 का क्या मतलब है, इसको भी समझ लीजिए। तो 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा, 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा, तो ये भी याद कर लेना। 10 का मतलब यहाँ पे 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा, यानी कि जो आप 1 2 3 4 5 जिस क्लास से 10 सालों तक पढ़ते हैं, क्लास 10 तक, तो यहाँ पे 10 का मतलब है 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा। फिर +2 का मतलब है उच्च माध्यमिक शिक्षा, यानी 2 वर्ष जो आप 11 और 12th करते हैं, तो ये आपका उच्च माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। फिर उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, स्नातक करते हैं, तो उसके अंतर्गत आपको 3 वर्ष लगते हैं। उसमें आप BA करिए, BSc करिए, BCom करिए। तो ये आपका फॉर्मूला था 10 + 2 + 3 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इन चारों विकल्पों में से पाठ्यचर्या कार्यक्रम 10 + 2 2 + 3 शैक्षणिक संरचना को सामान्य कोर के रूप में किसने परिकल्पित किया था। तो याद रखना है आपको, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, ये आपको याद रखना है। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि ये सारा कुछ डिटेल आपको समझ में आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पब्लिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना कौन सी है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपका NTA NET दिसंबर 2018 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर D, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया कि पब्लिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा आपको मैंने अभी बताया था, आपका ये 10 + 2 + 3 का कॉन्सेप्ट। 10 का मतलब 10 वर्ष तक की शिक्षा, फिर 2 का मतलब उच्च माध्यमिक की शिक्षा, ये आपका आ जाएगा 2 साल का 11 12th, उसके बाद स्नातक। तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है कि पब्लिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना कौन सी है। तो ये योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, आपको इसे याद रखना है। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए इसको शॉर्ट नेम में भी मतलब जानते हैं। शॉर्ट नेम में इसको लिखते हैं RMSA, जिसका मतलब होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। अगर शॉर्ट में भी आपसे पूछ ले जाए कि R और MSA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रहना चाहिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। अब बात कर लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए इसकी शुरुआत आपकी हुई थी मार्च 2009 में। कब हुआ था? मार्च 2009 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ये आपको याद कर लेना है, कब शुरुआत हुई थी? मार्च 2009 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सभी का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे मनाया गया है लिखा है, लेकिन मनाया जाता है आप इसे इस तरीके से समझ लीजिए। और यहाँ पे 4 विकल्प भी दिए गए हैं। आई होप कि आपको आंसर इसका पता होगा और कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर B, यहाँ पे 11 नवंबर। इन चारों विकल्पों में से किस तारीख को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को हर साल जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब ये दिवस क्यों मनाया जाता है इसको भी आप समझ लीजिए। तो ये जो आपका है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यह जो है प्रतिवर्ष भारत के पहले शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, नाम याद रख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की याद में जो है मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जो है यहाँ पे सम्मान में जो है मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? देखिए पहले जो है इनको भारत रत्न दिया गया था और ये शिक्षा मंत्री भी थे, और इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है ये आपका प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। ये आपको याद कर लेना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि विश्व में भारत की विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली किस देशों के बाद आती है। यानी कि भारत से भी उच्च शिक्षा प्रणाली तंत्र किसी और भी देश का है
तो वहाँ पर आपको इन सभी विकल्पों में से बताना है और नीचे कूट दिया गया क्योंकि एक से अधिक भी सही हो सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। इसमें केवल पहला और तीसरा, यानी पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरा है चीन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि विश्व में भारत के विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली जो है किन देशों के बाद आता है। तो पहले नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है आपका, दूसरे नंबर पे चीन है, फिर उसके बाद से यहाँ पे तीसरे नंबर पे भारत का जो है विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली यहाँ पर आता है। ये याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि तीसरे नंबर पे हमारी जो है उच्च शिक्षा प्रणाली आती है संयुक्त राज्य और चीन के बाद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप निम्नलिखित में से किसमें पीएचडी कार्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए है। यानी कि जो प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप दिया जाना है वो किसमें अगर पीएचडी करते हैं छात्र या किस कार्यक्रम में वो इंक्लूड हैं तो उनको ये फेलोशिप मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसमें अगर पीएचडी ये करेंगे छात्र तो उनको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आईआईटी और आईआईएससी। तो यहाँ पर इनको जो है क्वेश्चन में जो पूछा गया कि प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप इन चारों विकल्पों में से किस में पीएचडी कार्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए है। तो आईआईटी और आईआईएससी जो है इसमें जो है अगर आप पीएचडी करते हैं इनमें तो यहाँ पर जो है आपको प्रधानमंत्री फेलोशिप मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री फेलोशिप की शुरुआत कब से हुई है, क्या कुछ इसका प्रोक्टस है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो योजना का नाम तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप ये योजना है और इसकी घोषणा 1 फरवरी 2018 को की गई थी। 1 फरवरी 2018 को जो है इसकी घोषणा की गई थी और ये योजना शुरू हुई थी आपका 2018 में ही साल के अंत में और इसका टोटल बजट था 1650 करोड़ रुपए इसका टोटल बजट था। ये हर साल जो है इतना खर्च होगा और इसके बाद से जो है हर साल जो है 1000 छात्रों को जो है चयन किया जाएगा जो भी क्राइटेरिया है उसके अनुसार और इन 1000 छात्रों को शोध के लिए जो है ये सारे पैसे देंगे, महीने में देंगे, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारा दे देंगे। तो ये खर्च उनका है और इसका लाभ जो है 1000 छात्रों को मिलेगा। अब जान लेते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है, किन को ये फेलोशिप मिल सकती है। तो देखिए इस योजना का जो है फ़ायदा केवल आईआईएससी और इसके साथ आईआईटी और आईआईएसआईआर और इसके बाद आईआईआईटी और एनआईटी से डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन डी बताया तो इसमें 2 ही नाम मेंशन है, लेकिन इसके साथ साथ और भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जैसे अभी मैंने बताया आईआईटी, फिर उसके बाद आईआईएसआर, फिर उसके बाद आईआईटी और उसके बाद एनआईटी। तो इनके भी छात्र जो है इस प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप का लाभ उठा सकते हैं। ये रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कह सकते हैं, रिसर्च ज़्यादा हो तो इसके लिए जो है ये योजना लाई गई है प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना। मैंने सारा कुछ बताया। 2018 1 फरवरी 2018 में इसकी घोषणा की गई थी और 2018 के लास्ट तक इसको जो है में चालू कर दिया गया था और इसमें हर साल 1000 छात्रों का चयन करके जो है इस फेलोशिप से जो है उनको फेलोशिप को प्रदान करना है। तो आई होप कि ये सारा आपको डिटेल क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विपक्ष का नेता उन समितियों का सदस्य होता है जो चयन करती है। भाई क्या चयन करती है, इन सभी में से आपको बताना है और नीचे चारों विकल्पों में से सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। यानी कि केंद्रीय सूचना आयुक्त का, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का और तीसरा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर है ही क्या। देखिए विपक्ष में बैठने वाले दलों में जिस दल के पास सर्वाधिक सीटें होती हैं वह संसद में जो है प्रतिपक्ष होता है। यानी संसद में जो है नेता प्रतिपक्ष होता है या विपक्ष का नेता होता है, आप ऐसे कह लीजिए। और विपक्ष का नेता उन समितियों का सदस्य होता है जो चयन करती हैं केंद्रीय सूचना आयुक्त का, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का और इसके साथ साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का।
तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि विपक्ष का नेता किन समितियों का सदस्य होता है। तो इन तीनों समितियों का सदस्य होता है और ये विपक्ष में बैठता है, आपको ये भी पता रहना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जेंडर बजटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पर आपको बताना है और नीचे 4 विकल्प भी हैं, उसमें से सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, केवल दूसरा और चौथा। तो यहाँ पे दूसरा में दिया गया, इसमें महिलाओं पर सरकार के बजट के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। और इसके साथ चौथा है, यह एक बजटिंग नवनिवेश है। तो आप जान लेते हैं कि जेंडर बजटिंग होता क्या है, ताकि आपको इस सारा कुछ क्लियर हो जाए। तो देखिए जेंडर बजटिंग में जो है महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जेंडर बजट एक सशक्त उपकरण है और इसमें नीति निर्माण और संसाधनों का आवंटन इस प्रकार किया जाता है जिससे महिलाओं को भी पुरुषों के समान विकास का लाभ मिल सके। भारत में वर्ष 2005 में जेंडर बजट को संस्थागत रूप दिया गया। वार्षिक बजट में ही एक जेंडर बजट जारी किया जाता है और इसमें बेसिकली जेंडर बजटिंग में महिलाओं पर सरकार के बजट के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। इसके साथ ही साथ यह एक और बजटिंग नवनिवेश है। तो आई होप कि सारा कुछ क्लियर हो गया और जेंडर बजटिंग आपको समझ में आ गया, यानी कि जो पुरुष होते हैं उन्हीं की तरह जो है महिलाओं को भी लाभ मिले, इसके लिए सारा कुछ कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे सारा कुछ आपको क्लियर भी हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन में निम्नलिखित में कौन सी बाधाएं हैं, आपको इन सभी विकल्पों में से बताना है। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बाद इन चारों विकल्पों में से आप सही आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत के अंदर नागरिक केंद्रित प्रशासन, यानी कि जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनको केंद्र में रखकर प्रशासन को चलाने में कौन सी बाधाएं हैं, उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं। उसके बाद से यहाँ नीचे कूट और आपको अगर आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा। पहला दिया गया सरकारी नौकरशाहों की सख्त और अनमय अभिवृत्ति और दूसरा है कानून और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन चलाने के लिए क्या बाधाएं हैं, यानी कि अगर हम लोगों को केंद्र में रखकर अपने प्रशासन को चला रहे हैं, यानी लोग हित में सोच रहे हैं, तो उसके बीच में कौन कौन सी ऐसे बाधाएं हैं जो उत्पन्न होती हैं। तो उसमें पहले तो सरकारी नौकरशाही, सख्त और अनमय अभिवृत्ति। अगर कोई आम लोग देखते हैं किसी भी दफ्तर में जाता है, चाहे किसी भी, तो वहाँ पर देखेंगे कि उन लोगों को परेशान किया जाता है, उनसे हो सके तो घूस भी लिया जाता है। तो ये सभी नौकरशाह जो हैं इनकी जो अभिवृत्ति है, जो इनका बोध है, इस प्रकार से ये समस्या क्रिएट करती है नागरिक केंद्रित प्रशासन को चलाने में। और दूसरा है कानून और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन। तो आपको देखते हैं कि कानून उनके जेब में रहती है जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। और आप देखेंगे किसी थाने पे, ग्रामीण क्षेत्र में थाने पे चले जाइए तो आम लोगों की रिपोर्ट बहुत आसानी से नहीं लिखी जाती है, एफआईआर भी नहीं लिखी जाती है। अगर वो किसी बड़े आदमी के खिलाफ एफआईआर होगी तब तो और नहीं लिखी जाएगी, उल्टे उसी पे कार्रवाई हो जाती है। तो यहाँ पर कानून और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन भी आपका जो है ये बाधा है नागरिक केंद्रित प्रशासन को चलाने में। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन का मतलब क्या है और इसकी बाधाएं क्या है। बाधाएं तो और भी कई सारी हैं, लेकिन इन सभी ऑप्शन में से ये 2 इंपॉर्टेंट थी, तो इसको आपको याद कर लेना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज जो है कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज को कहते हैं, क्या कहते हैं इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज को जो है संघीय विश्वविद्यालय कहते हैं, ये आपको याद कर लेना है। और आपसे एक क्वेश्चन है कि संघीय विश्वविद्यालय है वो किसे कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि संघीय विश्वविद्यालय किसे कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप इसका आंसर करेंगे कि संघीय विश्वविद्यालय किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा था संघीय विश्वविद्यालय, लेकिन क्वेश्चन ये है कि संघीय विश्वविद्यालय किसे कहते हैं, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप सभी को देना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि SCOVE विश्वविद्यालय का संक्षिप्तीकरण क्या है, यानी SCOVE
विश्वविद्यालय का संक्षिप्तीकरण यानी कि फुल फॉर्म क्या है? इन चारों विकल्पों में से अगर आपको राइट आंसर है तो आप बता सकते हैं। तो देखिए कि एस्कोवी विश्वविद्यालय का जो फुल फॉर्म होता है, एस से स्टैंडिंग और सी से कमेटी और ओ से ऑफ और बी से वोकेशनल और ई से एजुकेशन। तो एस्कोवी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो इसे आपको याद कर लेना है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि साक्षर भारत सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनूठे योगदान के लिए दिया जाता है? इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, साक्षरता प्रोग्राम के क्षेत्र में अनूठे योगदान के लिए जो है साक्षर भारत सम्मान दिया जाता है। ये आपको याद रख लेना है। तो अब यहाँ हम साक्षरता की बात हुई है तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को, इसको याद कर लेना है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और इसके साथ ही साथ इस साक्षरता दिवस पर जो है साक्षर भारत कार्यक्रम का भी शुभ आरंभ किया गया था। और साक्षर भारत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का एक नया कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षरों को आच्छादित किया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर 80% जो है साक्षरता दर जो है प्राप्त की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पे जो है 80% जो है साक्षरता क्या की जाएगी? प्राप्त की जाएगी। यानी कि देश की आबादी के 100% में से 80% लोग क्या हैं? शिक्षित बनाने की बात कही गई है यहाँ पर इस मिशन के तहत। तो आई होप कि ये सारा कुछ क्लियर हो गया आपको। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, इसे आपको याद रख लेना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनाई गई थी किस तारीख को? इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर 1948 को। तो देखिए 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया था। इसे आपको याद कर लेना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2017-18 अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन मीटिंग आवर कमिटमेंट्स के प्रकाशक कौन है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को। तो इसका प्रकाशक कौन है? यूनेस्को। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए बर्लिन में यूनेस्को की 2019 ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट में प्रवासन, विस्थापन और एजुकेशन जारी की गई थी। यूनेस्को द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में वर्ष 2000 के बाद अप्रवासी तथा स्कूल जाने की उम्र वाले शरणार्थी बच्चों की संख्या में 26% की वृद्धि पाई गई है। ये इस रिपोर्ट में सारा कुछ मेंशन था। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको। ये जो है किसके द्वारा जो है प्रकाशित होती है? यूनेस्को के द्वारा ये प्रकाशित की गई थी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2017-18 अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन। और इसमें क्या क्या शामिल था इस रिपोर्ट में? प्रवसन, विस्थापन और एजुकेशन। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पूरी दुनिया में वर्ष 2000 के बाद अप्रवासी तथा स्कूल जाने की उम्र वाले शरणार्थी या बच्चों की संख्या में 26% की वृद्धि हुई है। तो आई होप कि ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे हमारा ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इन 25 क्वेश्चन में से किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड भी आप अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है आप हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए। और वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल जाए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर सकते हैं इस चैनल पे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।